बच्चों नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते सर। आज बच्चों हम करेंगे कोविड-19 चल रहा है, आपको सबको पता है, कोरोना का इन्फेक्शन। यस सर। हाँ, तो ये अब इसकी थर्ड वेव आने वाली है, जैसे एक्सपेक्टेड हम कर रहे हैं। तो मैं उसके यस बारे सर। में आज यस। आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए इसके अंदर। जैसा हमें सबको पता है कि कोविड-19 पेंडेमिक फैला हुआ है, मतलब पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसके अंदर ये कोरोना ना फैला हो। तो अब इसकी जो थर्ड वेव कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और इस खतरनाक के अंदर ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चों के ऊपर भी इफ़ेक्ट करेगी, कि जिस तरह से सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव के अंदर बड़ों के ऊपर इफ़ेक्ट आया था, तो इसके अंदर बच्चों के ऊपर भी आ सकता है। तो बच्चों को भी इसके लिए फिर हमें तैयारी करनी है कि बच्चे अपना इसको तैयार करके रखें कि हमें क्या करना है, किस तरह से हमें प्रिकॉशंस लेनी है, और किस तरह से हमें अपना मनोबल ऊंचा करके रखना है। इन सब बातों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। तो बच्चों फिर जैसे हमें पहले भी पता है कि जब दो बार ये वेव आई तो दोनों बार फिर जो है लॉकडाउन लगा, और करीब 1.5 साल हो गया इसको चलते हुए। वैसे तो 2 साल हो गए हैं जब चाइना में शुरू हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ भी पिछले वर्ष मार्च अप्रैल के अंदर ये लॉकडाउन लग गया था। तो जब 2 बार लॉकडाउन लगा, उसके अंदर कितनी सारी परेशानियाँ हुई, वो सारी हमें पता है। और उस सब परेशानियों से बचने के लिए, और हम इन्फेक्टेड ना हों, उससे बचने के लिए आज हम ये सारी बातचीत कर रहे हैं। और इसके अंदर फिर हमें ये भी पता है कि अभी तक भी हमारे स्कूल नहीं खुले हैं, कॉलेज नहीं खुले हैं। क्यों नहीं खोले सरकार ने? इसके पीछे भी कोई कारण होगा। जबकि बाज़ार खोल दिए हैं, दूसरी चीज़ें खुल गई हैं, बसें खुल गई हैं, हवाई जहाज़ भी चल रहे हैं, ट्रेन भी चल रही हैं, तो आप सोच रहे हो कि हमारे स्कूल क्यों नहीं खोले? तो बच्चे, बात ये है कि बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है, वो जल्दी बीमारी को पकड़ लेते हैं। आपने देखा होगा आपकी क्लासों में भी, अगर एक बच्चे को जुकाम खांसी हो जाता है तो और भी कई बच्चों को अगले दिन जुकाम खांसी हो जाता है। तो और ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। तो इस बीमारी से बचने के लिए फिर हमें क्या करें? तो उसके लिए 3 चीज़ों का मैंने बताऊंगा आपको कि ध्यान जरूर रखना है। हालांकि आपको भी पता होगा, क्योंकि रोज़ आप टीवी के ऊपर देखते हो, अपने माता पिता को देखते होंगे वो प्रिकॉशंस लेते हुए, लेकिन अब आपको भी लेनी है। हालांकि घर से बाहर जाते हैं जब तो आपको लेनी पड़ेगी, नहीं तो पुलिस वाला चालान काट देता है, ये आपको पता है ना। तो वो 3 कारण क्या हैं, या 3 चीज़ें क्या हैं जिनकी हमें प्रिकॉशंस लेनी है? सबसे पहला है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि आप सब बच्चों को एक दूसरे से करीब 2 मीटर की दूरी बनाकर रखनी है। कि ये नहीं कि बिल्कुल साथ साथ आपने चेयर लगाई और बैठ गए, एक दूसरे के कान के पास जाके कानाफूसी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कि घर वालों को नहीं पता लगे कि हम कौन सी बात कर रहे हैं। तो उन बातों को ध्यान रखें कि भाई ऐसा ना हो, बल्कि हम ये ध्यान रखें कि हमारी चीज़ें बिल्कुल ठीक रहे। तो हमें थोड़ी डिस्टेंस बना के रखनी है सबसे। और दूसरा क्या करना है फिर? मास्क लगा के रखना है। मास्क लगाते हो या नहीं लगाते हो? अगर नहीं लगाते हो तो ज़रूर लगाया करो। ख़ास तौर पे अगर जब आपके पास में कोई व्यक्ति बैठा है, कोई और बच्चा बैठा है, तो मास्क लगाओ। और घर से बाहर जा रहे हो तो मास्क लगा लो। हाँ, घर में आप अकेले बैठे हो, मम्मी के पास बैठे हो, तो कोई बात नहीं, बिना मास्क के चलेगा। और तीसरा क्या है? सैनिटाइजेशन। मतलब अपने हाथों को आपने अच्छे से सैनिटाइज़र लगा के ऐसे, और पूरा ऐसे करके वॉश करना है। और जब सैनिटाइज कर लोगे तो आपके हाथ क्लीन हो जाएंगे, तो जो वायरस है वो आपके अगर हाथ पे लगा भी होगा तो वो मर जाएगा। और अगर आप घर के अंदर हैं तो आप साबुन से भी अपने हाथ धो सकते हैं। और साबुन से धोना कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो भी उतना ही काम करेगा जितना सैनिटाइजर करता है। हाँ, घर से बाहर गए हैं तब आपने अपने हाथ वॉश करने हैं, तो कैसे करेंगे? सैनिटाइजर से कर लो, क्योंकि सैनिटाइजर आपके पास है। आपको किसी से साबुन नहीं मांगना पड़ेगा, आपको किसी से पानी नहीं मांगना पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं कहना पड़ेगा भी कोई आपके हाथ धुलवा दे। तो अपना सैनिटाइजर पास में रखो। हाँ, बार बार नहीं करना है। कुछ मैंने देखा है बच्चे कई बार मेरे पास क्लिनिक पर आते हैं, हर 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद हाथ के ऊपर सैनिटाइजर डाला और हाथ क्लीन कर लिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद करना है, 1 घंटे बाद कर लो, आधे घंटे बाद कर लो। और ख़ासतौर पे अगर आपने किसी चीज़ को छुआ है तो तब अपने हाथ को सैनिटाइज करो। नहीं तो बार बार सैनिटाइज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ज़्यादा सैनिटाइज करोगे तो आपकी ये जो स्किन है, मतलब त्वचा जिसे हम बोलते हैं, वो फिर कैसी हो जाएगी? ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। वहाँ से
डेड स्किन बननी शुरू हो जाएगी। तो उसकी वजह से कई बार कुछ बच्चों को एलर्जी हो जाती है, कुछ को एक्जिमा टाइप सिम्टम्स भी आ जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा बार नहीं करना है। हाँ, जब भी कोई चीज़ छूते हैं या कोई चीज़ खानी है तो उससे पहले अपने हाथ धो लें, या मान लीजिए मुंह के ऊपर या नाक के अंदर भी अपनी उंगलियां नहीं डालनी है। ये तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ को अब हमें बल्कि डबल फ़ायदा हो जाएगा कि हम ये चीज़ें सीख लें कि अपनी उंगलियों को नाक के अंदर ना डालें बेवजह, मुंह के अंदर ना डालें। कई बच्चे करते हैं ना, अंगूठा चूसते रहते हैं या नाक के अंदर उंगली डालते रहते हैं, तो उस आदत को छोड़ दो। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। फिर अगली बात एक आती है कि अपने माता पिता से भी आप एक प्रश्न पूछ सकते हो जाकर। आज ये पूछना उनसे, माता पिता से, क्या आपने वैक्सीन लगवा ली है? आपकी मम्मी पूछेगी, अरे वाह, तुम्हें ये बात किसने बताई? तो आप बता सकते हो कि आज मेरी डॉक्टर अंकल से बात हुई थी और उन्होंने मुझे कहा कि घर के अंदर सबसे पूछो कि भाई आपको वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है। तो 18 वर्ष से उम्र जिसकी बड़ी हो आपके घर में, आपका बहन हो, आपका भाई हो जो बड़ा है, मम्मी हैं, पापा हैं, दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, जो भी कोई आपको बड़ा जना मिलता है, तो आप उससे पूछो कि आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है। और नहीं लगवाई तो उन्हें आप आग्रह करके कहो कि ये वैक्सीन लगवाओ। हाँ, 18 वर्ष से छोटे बच्चों को अभी ये वैक्सीन नहीं लग रही है, तो उनके लिए आपको नहीं सोचना है कि आपकी आयु 18 से कम है तो आपको क्यों नहीं लगी है। जब सरकार की तरफ से कोई आदेश आएगा या छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन आएगी तो तब उनको लगेगी, उससे पहले नहीं लगेगी। लेकिन इस वैक्सीन की वजह से डरना नहीं है कोई भी। आपने देखा होगा कि पास पड़ोस में या जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और कई बार पढ़े लिखे लोग भी ऐसी ऐसी बातें भी कर देते हैं वैक्सीन के बारे में कि भाई ये वैक्सीन लगवाने से तो नुकसान हो जाएगा, किसी को दोबारा से कोरोना हो जाएगा। तो मैं वो भी आपकी भ्रांतियां दूर कर देता हूं। मैं आपको बता दूं, इसके लगने से कोई भी कोरोना से ग्रसित नहीं हो सकता है, ये पहले समझ लो। हाँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर पहले से कोरोना का इन्फेक्शन है और उसने आज वैक्सीन लगवा ली। जब आज वैक्सीन लगवाई है तो क्योंकि कीटाणु तो पहले से ही है ना उसके शरीर में, तो उसको 2-4 दिन बाद, 6 दिन बाद बुखार आ गया, तो उसे ये नहीं सोचना कि जो मैंने वैक्सीन लगवाई थी इसकी वजह से मेरे को बुखार आया। उसकी वजह से बुखार नहीं आ सकता है। तो इसलिए इस बात से तो बेफिक्र रहें कि उसकी वजह से आपको बुखार आया है, किसी भी व्यक्ति को जिसने वैक्सीन लगवाई है। हाँ, कई बार अपवाद स्वरूप ऐसा भी है कि वैक्सीन की लगने के बाद भी और पहले इन्फेक्शन नहीं था फिर भी आ जाता है, लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि जो इन्फेक्शन आएगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, हल्के हल्के सिम्टम आएंगे और वो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो लगवाने का फ़ायदा हो गया। यस सर। है ना? अच्छा, अब इसके अंदर एक बात और भी है। हमारे देश के अंदर 2 तरह की मिल रही है हमारी दिल्ली में वैक्सीन, एक कोवैक्सीन के नाम से, एक कोविशील्ड के नाम से। तो कुछ लोग पूछते हैं कोवैक्सीन लगवाएं या कोविशील्ड लगवाएं, तो उसमें आप कोई फ़र्क नहीं करना है। आपको जो अवेलेबल मिल रही है जल्दी से जल्दी वो वाली लगवानी है घर में। ये आप उनको बता दो मम्मी पापा को, भाई कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कोवैक्सीन ढूंढते फिर रहे हो या आप कोविशील्ड ढूंढते जा रहे हो ना। जो सी आपके घर के पास में पहले लग रही है सबसे पहले लगवा लो बस। और फिर दूसरी डोज जब वहाँ पे डॉक्टर जो बताएगा कि कितने दिन के बाद लगवानी है, मान लीजिए डॉक्टर ने कहा 3 महीने बाद लगवानी है तो 3 महीने बाद, डॉक्टर ने कहा 1 महीने बाद लगवानी है तो दूसरी डोज 1 महीने बाद ज़रूर लगवानी है। ऐसा ना करें एक डोज लगवा ली और दूसरी फिर लगवाई नहीं, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बात भी माता पिता को बतानी है आपने और आपको भी ध्यान रखनी है। और जब बच्चों की वैक्सीन आएगी तो फिर आप सब बच्चों को भी वो वैक्सीन लगेगी और वो आपने लगवानी है। ऐसा नहीं है कि उस दिन स्कूल से भाग जाओ। ओके सर, ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, तो अब जब तक नहीं आई है तो क्या करें? तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लें। इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं हम? बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और हम इस कोरोना इन्फेक्शन से बच के रह सकते हैं। तो वो जड़ी बूटियाँ क्या हो सकती हैं? जैसे गिलोय है, तुलसी है, अदरक है, काली मिर्ची है। इनके काढ़े बना के 1 चम्मच 2 चम्मच, छोटा बच्चा तो उसको 1 चम्मच दे दो, जो 10 साल का उसको 2 चम्मच दे दो। तो दिन में 1 बार लें। कुछ मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं दिन में 4-5 बार भी काढ़ा पी लेते हैं। तो ऐसा ना करें कि 4-5 बार काढ़ा पी रहे हैं, वो गलत काम हो जाएगा। 1 बार बहुत रहता है। और जो बड़े लोग हैं वो 6-7 चम्मच भी ले सकते हैं उस काढ़े के, तो इससे भी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और दूसरा, होम्योपैथी के अंदर भी जो है कुछ एक दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके प्रयोग से जो है हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे एविना सटाइवा एक मदर टिंचर आता है, एक अल्फा अल्फा मदर टिंचर आता है,
तीसरा आर्सेनिक एल्ब 30 एक दवाई आती है जिनके प्रयोग से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, जो आप अपने किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ के ले सकते हो, अपने आप मत लेना। और मम्मी पापा को भी ये बोलना, अच्छा कुछ जैसे हमारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनका भी प्रयोग करके हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो भी अपने डॉक्टर से पूछ के कि कौन सा विटामिन खाना चाहिए, कौन सा मिनरल लेना चाहिए, तो उनके अनुरूप ही लेना है। अच्छा, आप स्वयं क्या कर सकते हो, आप स्वयं योगा कर सकते हो कि सवेरे उठ के जैसे बाबा रामदेव सिखाते हैं ऐसे योगा कर लें, और नहीं तो स्कूल में भी आपको सिखाया ही होगा आपके योगा टीचर ने कि योगा कैसे करते हैं, तो वो आप सवेरे उठ के आधा घंटा योगा करें, प्राणायाम करें, तो उससे आपका मेंटल लेवल भी जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा, इमोशनल लेवल भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। जब ये आपके मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग होगा तो उससे भी बीमारी शरीर के अंदर नहीं आती है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति शरीर से तो ताकतवर है लेकिन उसके अंदर जो है मेंटली वो वीक है। अगर वो मेंटली वीक होता है तो उसके अंदर बीमारियां फिर आ जाती हैं, तो ये कोरोना इन्फेक्शन भी फिर आ सकता है। तो उससे बचने के लिए हमें योगा करना है और अपने प्राणायाम करना है, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है अपने दिमाग को तंदुरुस्त बनाने के लिए, अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए, अपना मनोबल बढ़ाने के लिए मेडिटेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो भी आप कर सकते हैं। और दूसरा देखो क्या होता है, ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज भी होता है कि जिस तरह से आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किस माध्यम से कर रहा हूँ, एक नेट के द्वारा कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आपके स्कूल में टीचर भी आजकल आपको नेट के द्वारा पढ़ा रही है, तो उससे भी आप पढ़ना सीख रहे हैं, तो और नेट चलाना भी सीख गए। तो आगे क्या होगा कि मान लीजिए किसी दिन आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और आप अपने स्कूल से मैडम को कह सकते हैं, मैम मैं तो आज छुट्टी पे हूँ, तो कोई इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगी, मैं क्लास पूरी की पूरी देखता रहूँ तो मैं घर पे ही पढ़ दूँगा। तो इस तरह से आपकी पढ़ाई का हर्जी भी नहीं होगा जब आपके स्कूल खुल जाएंगे तब भी। लेकिन अभी जिस तरह से मैडम आपको कहती कैसे पढ़ना है अपना, जब भी उन्होंने कहा है कि क्लास आपकी इतने बजे होगी तो फ़ौरन उतने बजे क्लास अपनी ज़रूर अटेंड करनी है, इससे आपको बहुत लाभ मिलेंगे। और मैडम भी बीच बीच में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पढ़ाई के कोर्स के अलावा भी बताती रहती हैं। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं आप अपने घर के अंदर ही एक रूम अलग बना लें जो आपके घर से बिल्कुल सेपरेट भी हो और आपके घर के अंदर भी, अगर पॉसिबल है तो क्या होगा कि जब भी कभी ये थर्ड वेव आएगी तो उसके अंदर आपके घर में अगर मान लो कोई बीमार हो ही गया तो उस रोगी को आप उस कमरे के अंदर शिफ्ट कर सकते हो और वहीं पे उसका लैट्रिन बाथरूम अगर अलग से होगा तो वहाँ पर वो उसको इस्तेमाल करेगा। बाकी लोगों को फिर इन्फेक्शन लगने के चांस बहुत कम रह जाएंगे और उसको फिर आप सेवा भी कर सकते हो, उसको आप दवाई भी अच्छे से दे सकते हो, डॉक्टर को भी दिखा सकते हो। और उसकी एक और भी चीज़ आप कर सकते हैं अपने घर के लिए। अब थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर एक तो थर्मामीटर अपने घर पे रख लें लाकर, एक ब्लड प्रेशर मशीन लाकर रख लें और एक ऑक्सीमीटर लाकर रख लें कि जैसे ही कभी किसी रोगी को कुछ होता है आपके घर में तो वो उसकी आप ये तीनों चीज़ चेक करें। पहले बुखार चेक करें कि भाई बुखार तो नहीं है, अगर बुखार है तो पता लगता है कि इसको शायद कोरोना हो गया, वो तो डॉक्टर आपका चेक करके बता देगा बाद में कि हाँ ये कोरोना का इन्फेक्शन ही है या कोई और इन्फेक्शन है। लेकिन ऑक्सीमीटर से उसकी ऑक्सीजन चेक करते रहें कि भाई वो नॉर्मल से 90 से कम ना जाए, 90 से कम जाए तो फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन करें। तो इसके अलावा एक काम और भी कर सकते हैं आप। कई बार क्या होता है कि आलस के अंदर या आप टीवी देखते रहते हैं बच्चे, तो आप अपने मम्मी पापा को ये भी कहें कि अच्छा ये बताओ अगर कोई बीमार हो जाए घर में तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाओगे। तो पहले से आप एक तय कर लो कि हमने इस डॉक्टर के पास जाना है, फिर उस डॉक्टर से बातचीत करो कि डॉक्टर साहब ये अभी थर्ड वेव कोरोना की जब अगर आई तो उस वक्त अगर हमारे घर में कोई बीमार होगा तो आप उसको दवाई दे दोगे, तो मेरे को अपना फ़ोन नंबर दे दो, अपने टाइमिंग्स बता दो। और कोई आसपास में कोई हॉस्पिटल हो वो भी पूछ लो उनसे कि भाई अगर कभी हॉस्पिटल जाना पड़े तो हम कैसे जा सकते हैं, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने के प्रोसीजर क्या होते हैं, वो भी सब चीज़ें अगर पता होंगी तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा होगा कि हम खुद अपनी भी रक्षा कर पाएंगे और अपने पास पड़ोस के अंदर भी दूसरों की रक्षा कर पाएंगे। आप अपने दोस्तों को भी ये बात कह सकते हो कि अगर तुम्हें कभी कुछ होगा तो मेरे को फ़ोन करना, तो मेरे मम्मी पापा आपकी हेल्प करने आएंगे। तो इस तरह हम थर्ड वेव से बचने के लिए इतनी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अच्छा, अब अंत में मैं बस एक बात और आपको कहूँगा जिसका ज़रूर आपने ध्यान रखना है और ज़रूर इसको पालन भी करना है। वैसे मन बड़ा चंचल होता है बच्चों का कि जिस तरह से कोई भी फेस्टिवल होता है, जिस तरह से मान लीजिए आपका बर्थडे ही आया है तो बर्थडे मनाने के लिए मम्मी पापा से जिद ना करें कि मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा। अब की बार सिर्फ घर के अंदर ही अपना बर्थडे मनाना, अपने दोस्तों को मत बुलाना बर्थडे के लिए। या फिर घर में मान लो कोई शादी है, कोई बुआ की शादी है, कोई मामा के यहाँ कोई शादी है, तो वहाँ पर भी कम लोग जाएं। और मम्मी पापा के जो दोस्त हैं
उनके यहाँ अगर कोई शादी है तो उसमें तो बिल्कुल ना जाएं, या उनके यहाँ कोई फंक्शन है तो आप कहना नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, क्योंकि सरकार ने भी मना किया है कि 100 लोगों से ज़्यादा किसी भी फेस्टिवल के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर कोई व्यक्ति इकट्ठा ना हो। तो जितने कम लोग रहेंगे तो उतना ही हमारा बचाव ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम थर्ड वेव से बचने के लिए पहले से तैयारी करेंगे तो उस वक्त हमें ये मुश्किल नहीं लगेगी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो लोग सेकेंड वेव के अंदर या फर्स्ट वेव के अंदर जिन लोगों ने पहले से तैयारी की हुई थी, मेंटली स्ट्रांग थे, मेंटली प्रिपेयर थे कि अगर आएगा तो हमें क्या क्या करना है, तो वो लोग बीमार भी हुए तो बड़ी आसानी से हंसते हंसते ही जो है उन्होंने इस बीमारी को झेल लिया और घर में सारे ठीक हो गए। हाँ, किसी घर में कोई अनहोनी हुई कि भाई किसी की मृत्यु हो गई तो वो तो एक अलग बात हो जाती है, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन हम अपने आप को तैयार करके रखें, अपने घर में इस बारे में बातचीत करें। और एक बात और जो रह गई है मेरे को बतानी, कि टीवी के ऊपर ऐसी नेगेटिव खबरों को ना देखें जो कोरोना से संबंधित है। केवल जो पॉजिटिव खबरें होती हैं उन्हीं को ही आप टीवी के ऊपर देखें, या थोड़ी बहुत देर अपना जो है कार्टून वगैरह आप देख सकते हो, लेकिन ये खबरें इस तरह की ना देखें। और ये सोशल मीडिया बिल्कुल मत चलाया करो, जो व्हाट्सएप के ऊपर भी जो है ना बहुत सारी फेक खबरें आती हैं, तो उनको आपने बिल्कुल नहीं अटेंड करना है, नहीं देखना है। और कुछ पूछना तो मेरे को बताओ, नहीं तो फिर मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछें। यस सर, मी लॉरेंस। हाँ जी। मैम मैम दादू आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, करवाएं। यस सर। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ हेलो जी। सर मेरे घुटनों में बड़ी दर्द रहती है, अच्छा, सीढ़ी चढ़ने में, सीढ़ी उतरने में। भाई साहब देखो, ये वाला जो सेशन है ना, वो ये था कि थर्ड वेव कोरोना की अगर आएगी तो उसकी हम तैयारी बच्चों को कैसे करवाएं। आपको कोई बीमारी है तो आप मेरे से फ़ोन पे अलग से बात कर लें, इस वाले प्लेटफॉर्म पे ठीक अभी है। ना करें। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आपने बच्चों को बहुत अच्छा समझाया। बहुत धन्यवाद जी आपका कि आपको मेरी बात अच्छी लगी, और बच्चों को भी मेरे को बहुत उम्मीद है अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा समझाया आपने बच्चों को। थैंक यू जी, थैंक यू। आपकी पूरी बातें सुनी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और भी किसी बच्चे का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। और किसी बच्चे का Excuse me, sir? हाँ जी। आजकल जो वायरस चल रहा है ये कोविड का वायरल है? नहीं, जो ये इस वक्त वायरस चल रहा है वो उसमें जुकाम होता है, खांसी होती है, बच्चों को भी या बड़ों को भी हो रही है, बुखार भी हो रहा है, वो सिंपल वायरल है। लेकिन अगर इस तरह से लगता है कि बुखार है तो अपने डॉक्टर से जाके एक बार चेक करवा लें, तो डॉक्टर आपको चेक करके बता देगा कि ये कोविड है या नहीं है। क्योंकि इस वक्त केस बहुत कम आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, 50 से कम ही कम आ रहे हैं, तो इसलिए ये सोचना कि कोविड ही होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। चांस कोविड होने के बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर से पूछ अवश्य लें। और वो कहते हैं कि RT-PCR इसका टेस्ट होता है, अगर वो कहते हैं करवाना है तो ज़रूर करवाएं, फिर उसको अवॉइड ना करें। और कोई पूछना चाहता है? मैम डॉक्टर का फोन नंबर? हाँ, वो हम दे देंगे आपको, पूनम मैम को दे देंगे। पूनम मैम सब बेटा आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आप लोगों को डॉक्टर साहब का नंबर